हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास के भेद पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या ट्रिक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। एक बार मैं फिर से तत्पुरुष समास के विषय में बता रही हूँ और फिर उसके बाद तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं उसके विषय में आज चर्चा होगी। ओके, तो डेफिनेशन तत्पुरुष समास का क्या है। तो इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, इनके पदों में क्या होता है, पदों के बीच से कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं या कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है, उन्हें ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर देश के लिए भक्ति, इसमें जो के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, ये एक कारक चिन्ह है। ठीक है, ये एक कारक चिन्ह है और जब इसे हटाकर हम लोग लिखते हैं देशभक्ति, तब ये हो जाता है तत्पुरुष समास। ओके, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह कारक चिन्हों को हटा करके लिखा गया है, एक नए शब्द का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कई एग्जाम्पल है जिसे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आज के विषय पर चलते हैं, जो है तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, मतलब तत्पुरुष समास के प्रकार आप लोग जानते हैं। ये कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो ये सारे जो शब्द है यहाँ, ये आप लोग को कुछ जाना पहचाना लगता होगा। मीन्स ये सारे जो है ये कारक के भेद हैं। ठीक है, ये क्या है, कारक के भेद हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम लोग समास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी हिंदी व्याकरण की चीज़ें हैं जो इसमें इससे जुड़ी हुई रहती है। जैसे अव्ययी भाव में हम लोग को उपसर्ग का प्रयोग हुआ था। अव्ययी भाव समास जो होता है वो उपसर्ग वाले शब्दों से बनते हैं। उसी तरह तत्पुरुष समास जो है वो कारक चिन्ह के लोप होने से या कारक चिन्ह के लगने से बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कारक जो है, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। पर इन 8 भेदों में से, कारक के 8 भेदों में से सिर्फ 6 भेद ही तत्पुरुष समास के अंग होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद सिर्फ ये 6 ही होते हैं, जो क्या क्या है यहाँ पे लिखा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये जानने के साथ साथ आप लोगों को इन सभी के विभक्ति चिन्ह जानने होंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष का क्या है, कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान का क्या है, संप्रदान के लिए। ओके, अपादान से, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, ये सब। ओके, अधिकरण में, अधिकरण का क्या आएगा, अधिकरण का आएगा में और पर। ठीक है, ये जो है आपका कारक के भेदों का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, आप लोग इसे जान सकते हो। अब हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से कौन सा समास होगा। जहाँ पर याद रखना है कि जहाँ पर कारक का जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो समास बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, संबंध तत्पुरुष समास कैसे बनेंगे। तो इसमें 2 पदों के बीच संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह का संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के, की।
ठीक है। तो जब भी का के की लगा हुआ रहेगा, यदि किसी वाक्य में का के की जैसे शब्द लगे हुए रहेंगे तो आप लोग उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि वो क्या है, तो वो संबंध तत्पुरुष समास है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पे देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओके। फिर है गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, ठीक है। ध्रुवा दल, तो ध्रुवा का दल। तो आप लोग यहाँ पर देखिए सारे जिन समासों का विग्रह किया गया है सभी को का लगाकर किया गया है ना। तो इसलिए ये कौन सा समास होगा, ये होगा संबंध तत्पुरुष समास। याद रहेगा संबंध तत्पुरुष समास कैसे बनते हैं, तो जिन समास का विग्रह हम संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह को लगाकर करते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, तो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का के की, ठीक है। जब हम किसी समास का विग्रह का के की लगाकर करेंगे तब वो समास होगा संबंध तत्पुरुष समास। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। जैसे देखिए राजकुमारी, तो राज की कुमारी, ठीक है, की शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सुख योग, सुख का योग, ठीक है। जलधारा, जल की धारा, तो की और का ये सारे शब्दों का जब इस्तेमाल होता है तब वो कौन सा समास कहलाता है, तब वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। ओके, अब जो है हमारा पाठ है, अब हम लोग जानेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। कौन सा कारक छिपा होता है, अधिकरण कारक। अब हम लोग अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह को जानते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। क्या है, में और पर, ठीक है। तो जब भी किसी समास का विग्रह में या पर लगाकर करते हैं तब वो कौन सा समास कहलाएगा, तब वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कार्य कौशल, तो कार्य में कौशल, यहाँ पर देखिए में जो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है उस में को लगाकर यहाँ पर कारक को समास को विग्रह किया गया है। वनवास, वन में वास, ठीक है। आत्मविश्वास, आत्मा में, आत्मा पर विश्वास। तो आप लोग देख सक रहे हैं कि किस तरह अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह को लगाकर हम समास का विग्रह कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तब वो कौन सा समास कहलाता है, तब वो कहलाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। ओके, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ये नोट्स भी मैं दे दूँगी, आप लोग यहाँ से और भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने बुक को भी फॉलो करेंगे, उस बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए होंगे। ओके, अब हम लोग अपने तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है अपादान तत्पुरुष समास। आखिर ये अपादान तत्पुरुष समास क्या है, तो सेम प्रोसेस है। जिन दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा रहता है, जिसमें इसमें दो पदों के बीच क्या छिपा रहता है, अपादान कारक छिपा रहता है। अपादान कारक का क्या चिन्ह होता है, तो अपादान कारक का चिन्ह होता है से, ठीक है। और ये वाला जो से है वो अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान कारक का जो से है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, मतलब काम से अलग हो रहा है ना, तो काम से जी चुराने वाला। दुरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख, ठीक है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो जब हम किसी समास का विग्रह से कारक चिन्ह को लगाकर जब हम करते हैं तब वो कौन सा समास कहलाता है, तब वो कहलाता है आपका अपादान तत्पुरुष समास। ओके, आप लोग यहाँ पर सारे एग्जाम्पल में देखिए कि उस समास का जो विग्रह है वो कारक चिन्ह लगाकर कर रहे हैं। समास में सबसे कठिन यदि हम माने
तो ये तत्पुरुष समास ही है, क्योंकि अव्ययी भाव समास जो है उसको हम तुरंत ही पहचान लेंगे उस शब्द को कि अच्छा ये उपसर्ग वाले हैं तो ये अव्ययी भाव होंगे। या जब एक ही शब्द 2 बार आते हैं तब भी वो अव्ययी भाव समास होते हैं। पर आपका जो तत्पुरुष समास है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसे बिगड़ा करके देखना पड़ता है। जब किसी शब्द का बिगड़ा कारक चिन्ह लगाकर हो रहा है तभी वो तत्पुरुष समास होंगे। जैसे कामचोर, अब कामचोर जो शब्द है तो कामचोर का जो बिगड़ा है वो हम कारक चिन्ह लगा करके ही कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि बोलेंगे कि मैम आप जैसा बोलते थे कि मीनिंगफुल शब्द के पहले यदि कोई भी शब्दांश लगता है तो वो उपसर्ग होते हैं, बट तो कामचोर में भी तो वही है। कामचोर में जो चोर शब्द है वो तो मूल शब्द है, पर इसमें काम लगा हुआ है तो ये भी तो उपसर्ग वाले शब्द होने चाहिए। बट बच्चों यहाँ पर ये उपसर्ग वाले शब्द नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यदि चोर हमारा मूल शब्द है तो हमारा जो काम है ये भी तो मूल शब्द है। तो मूल शब्द के साथ कोई मूल शब्द यदि जुड़ रहा है, मीनिंगफुल शब्द यदि जुड़ रहा है, तब वो उपसर्ग वाले शब्द नहीं होंगे। ठीक है, मूल शब्द के साथ जब कोई शब्दांश जुड़ता है, शब्द का कोई अंश जुड़ता है, काम तो एक शब्द हो गया ना, पर उस शब्द का यदि कोई अंश जुड़े तभी वो तभी वो उपसर्ग बनते हैं। ओके, तो आप लोग इसको लेकर के कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने बोला था मूल शब्द के पहले यदि कुछ लगता है तो वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ भी तो मूल शब्द के पहले चोर काम लगा हुआ है तो ये उपसर्ग होगा नहीं। शब्दांश जब ऐड होता है किसी मूल शब्द के पहले तभी वो उपसर्ग होते हैं। ओके, तो काम चोर का जब हम बिगड़ा करेंगे तो यही कर सकते हैं, काम से जी चुराने वाला। तो जब हम काम से जी चुराने वाला बिगड़ा करेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर से मीन्स कारक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब ये संप्रदान तत्पुरुष समास क्या है? तो सेम प्रोसेस है। संप्रदान तत्पुरुष समास कौन होंगे? तो जिस समास का बिगड़ा जो है संप्रदान कारक चिन्ह मीन्स के लिए, संप्रदान कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। ठीक है, तो जब किसी समास का बिगड़ा के लिए शब्द लगाकर होता है तब वो क्या कहलाता है, तब वो कैसा समास कहलाता है? तो तब वह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए के लिए क्या है, एक कारक चिन्ह है। और कौन सा कारक है, कारक का चिन्ह है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संभावना सभा भवन, सभा के लिए भवन। ठीक है, फिर है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आप लोग के लिए गुरु दक्षिणा, आप लोग जानते हैं कि गुरु दक्षिणा, जब भी हम किसी से कुछ सीखते हैं, जो जिसे हम गुरु मानते हैं, उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, नहीं तो हमारा सीखना सफल नहीं होता है ना। तो आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ, मीन्स मैं आप लोगों की गुरु हूँ, तो आप लोग गुरु दक्षिणा में बस मुझे इतना ही दे देना कि समाज को अच्छी तरीके से सीख लेना। ठीक है, यही मैं समझ लूँगी कि यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो आप लोग जाने कि किस तरह से जब हम किसी समास का बिगड़ा, ठीक है, जब हम किसी समास का बिगड़ा संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को लगाकर करते हैं तब वो क्या कहलाता है, तब वो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। अब ये पूरी आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग किसी शब्द का बिगड़ा कौन सा कारक चिन्ह को लगाकर कर सकते हैं। अब जैसे रसोई घर में यदि आप लोग सोचे कि में लगाकर कर दें, रसोई में घर, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका सटीक क्या होगा, के लिए ही होगा। ठीक है, तो ऊट पटांग नहीं लगाना है, सोच समझ के बहुत ही बारीकी से सोचना है और उसके बाद फिर अप्लाई करना है कि कारक चिन्ह तो लगेगा, पर कौन से कारक का चिन्ह लगेगा ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। आप हर एक कारक चिन्ह को लगा कर देखिएगा, जो कारक चिन्ह अच्छे लगेंगे वही सही होगा। ओके,
आगे चलते हैं, करण तत्पुरुष समास। अब ये करण तत्पुरुष समास आखिर क्या है, करण तत्पुरुष समास क्या है? तो सेम प्रोसेस है कि जिन पदों में करण कारक छिपा होता है वह करण तत्पुरुष समास होता है। करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह है के द्वारा या से। ठीक है, करण तत्पुरुष का दो विभक्ति चिन्ह है, वो क्या है? के द्वारा और से। यहाँ पर जो से है ये जोड़ने के अर्थ में होता है, जैसे अपादान वाला जो से था वो अलग करने के अर्थ में होता है, ठीक उसी तरह करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति चिन्ह है, पर यहाँ पर से जो है जोड़ने के अर्थ में लाता है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्वरचित, स्व द्वारा मतलब स्व मीन्स अपने द्वारा रचित। ओके, तो यहाँ पर देखिए द्वारा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है करण तत्पुरुष करण कारक के चिन्हों को, करण कारक के विभक्ति चिन्हों को प्रयोग करके हम समास का विग्रह कर रहे हैं, इसलिए ये करण तत्पुरुष समास कहलाएंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग समझेंगे कर्म तत्पुरुष समास। अब ये कर्म तत्पुरुष समास क्या है? तो जिन दो पदों के बीच कर्म कारक छिपा होता है और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो जिस शब्द का विग्रह हम कर्म कारक के चिन्हों को लगाकर, कर्म कारक के विभक्ति चिन्हों को लगाकर करते हैं तो वह कर्म तत्पुरुष समास कहलाएंगे। जैसे रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला। ठीक है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। तो आप लोग देखिए किस तरह को शब्द को लगाकर मैंने शब्द का विग्रह किया है, इसलिए ये कौन सा समास होगा? ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। ओके, तो इसके साथ जो है हमारा कर्म तत्पुरुष तत्पुरुष समास का जो भेद है, 6 भेद, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग को यदि इससे भी अधिक एग्जाम्पल चाहिए तो आप लोग अपने बुक को फॉलो कीजिए। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, व्याकरण ऐसी चीज़ है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी खुलकर आएगी और समझ में आएगी। ओके, अब हम लोग समास का तीसरा भेद पर चलते हैं जो है द्विगु समास। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये द्विगु समास आखिर क्या है। आप लोग यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिए। द्वि मीन्स दो। ठीक है, टू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टू कहते हैं ना। तो टू एक क्या है? टू एक संख्या है। टू एक क्या है? संख्या है। ठीक है, तो याद रखना है कि द्विगु मतलब दो और दो एक संख्या है। तो जिस समास का पूर्व पद मीन्स पहला पद, पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाचक होगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होते हैं, कभी कभी होते हैं, रेयर, बहुत कम, पर अधिकतर द्विगु समास का पूर्व पद जो है संख्यावाचक होता है। तो इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। आप लोग द्विगु समास का शॉर्ट डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ओके, द्विगु समास को पहचानने का क्या ट्रिक है? याद रखना है, द्वि मतलब दो, दो एक संख्या है, इसलिए जो भी शब्द ऐसे आप लोग को देखने को मिलेंगे जो संख्या वाचक होंगे, संख्या की तरह होंगे, उसे द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ यदि हम समझाएंगे तो आप लोग को बेटर और अधिक समझ में आएगा। देखिए, नवग्रह, नव मतलब 9 एक संख्या है। दोपहर, दो मीन्स एक संख्या है। त्रिवेणी, त्रि एक संख्या है। पंचरथ, पंचतंत्र, पंच मतलब 5 संख्या। त्रिलोक, त्रि मीन्स 3, 3 भी एक संख्या है।
शताब्दी मतलब शत मीन्स 100, तो 100 एक संख्या है। पंसेरी, पंसेरी पन मीन्स 5, 5 एक संख्या है। सतसई, सत मीन्स 7, 7 एक क्या है, संख्या है। चौगुनी, चौ मीन्स 4, 4 भी एक संख्या है। त्रिभुज मीन्स 3, तो 3 भी एक संख्या है। आप लोग यहाँ गौर से देखिए कि इन सारे शब्दों का जो पहला पद है मतलब पूर्व पद है वो क्या है, सभी जो है संख्यावाचक है, सभी एक संख्या में है, नंबर में है। संख्या मीन्स क्या, नंबर, ठीक है, एक नंबर में है। तो ऐसे शब्द आप लोग को जब देखने को मिलेंगे कि जो नंबर वाला शब्द है, जैसे एक नहीं 2, हमेशा याद रखना है कि एक नहीं होगा 2 होगा, और जिसमें 0 लगा होगा वो, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक 21, 22, 23 ऐसा नहीं होगा। ये 21, 22, 23 यदि लिखना दिया जाए तो आप लोग बोलेंगे कि 21 भी तो एक नंबर है, तो क्या वो द्विगु समास होंगे, तो वो द्विगु समास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसका विग्रह हम लोग समूह लगाकर नहीं कर पाएंगे। याद रखना है तो कैसी संख्या द्विगु समास के अंडर आएगी, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या, और जिस संख्या में 0 लगा हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ही शब्द जो है संख्यावाचक द्विगु समास के अंडर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जितने भी शब्द हैं वो 1 से लेकर 9 तक के अंदर है। यहाँ पे देखिए 9, फिर 2, 3, 5, 3, 100 जीरो वाली संख्या, 5, 7, 4, 3। देख पा रहे हो जितनी भी संख्या है वो 1 से 9 तक के हैं, और यदि कोई उससे भी ज़्यादा है तो उसके अंत में 0 लगा है, मीन्स 100, ठीक है। तो अब आता है कि इस समास का जो विग्रह है वो कैसे करेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास का विग्रह मैंने बताया था कैसे करना है, तो उसका अर्थ लिख कर करना है, जो शब्द दिए जाएंगे उसके अर्थ लिख कर करने हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास का विग्रह कैसे करना है, कारक चिन्ह को लगाकर करना है। उसी तरह द्विगु समास का भी कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। तो आइए समझते हैं द्विगु समास का विग्रह कैसे करेंगे। तो याद रखना है बच्चों, द्विगु समास का विग्रह का समूह लगाकर करते हैं। क्या लगा कर करते हैं, का समूह, ठीक है। का समूह पहला, और दूसरा ट्रिक है का समाहार। इन दोनों में से आप किसी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो का समूह लगाकर कर सकते हैं, या तो का समाहार शब्द का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब प्रयोग इसको कैसे करना है, क्या का समूह पहले लगा देना है या बाद में लगाना है, कहाँ लगाना है, वो चीज़ भी अच्छे से देख लीजिए। जो शब्द आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर नवग्रह दिया गया है, ठीक है, तो नव का मतलब क्या होता है, 9, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दिया। उसके बाद जो बाद वाला शब्द है ग्रह, उसको ग्रहों में लिखेंगे। यहाँ पर ग्रह है पर यहाँ ग्रहों होगा। क्यों होगा ग्रहों, क्योंकि ये 1 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर ग्रह का ग्रहों हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक वचन बहुवचन जानते हैं ना, वही चीज़ यहाँ फॉलो हो रहा है। तो 9 और यहाँ पर ग्रहों हो गया। ये दोनों लगाने के बाद का समूह शब्द का जो है इस्तेमाल कर दिया गया है। ओके, तो मैंने अभी बताया कि किस तरह से आप लोग को विग्रह करना है। जो शब्द दिए जाएंगे उसमें पहले 9, ठीक है, जैसे यहाँ पर नव है ना, तो नव में पहले 9, फिर ग्रहों, उसके बाद का समूह का प्रयोग कर देना है, ठीक है। उसी तरह दोपहर में 2, उसके बाद पहर है तो पहरों यहाँ पर कर देना है, फिर का समाहार, दोपहर मतलब 2 पहरों का समाहार, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। त्रिवेणी, तो त्रि मीन्स 3, वेणी का यहाँ पर हो गया वेणियों, उसके बाद का समूह। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि किस तरह से का समूह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, और पहले कौन सा शब्द आ रहा है। याद रखना है कि जब हम विग्रह करेंगे द्विगु समास का, तो हमारा पहला पद जो है वो संख्यावाचक ही होना चाहिए। ओके, संख्यावाचक ही होना चाहिए। पहले संख्या आएंगे, उसके बाद उसके साथ जो शब्द है वो आएंगे बहुवचन के रूप में, और उसके बाद का समूह या का समाहार
शब्द का प्रयोग होगा। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास में जो भी डिस्कस हुई है ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।